हेलो एवरीवन, माय सेल्फ वर्तिका जैन और हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का यहाँ पे जो पेपर हुआ था उसको। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो अब अगर देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जो पेपर आप लोग के पास आया होगा उसमें ये K2Cr2O7 होगा, ना कि K2O2O7। तो इसको यहाँ पे मैं करेक्ट कर देती हूँ, दिस इज Cr. So it should be K2Cr2O7. Now number of moles of K2Cr2O7 required to oxidize 1 mole of H2S. इस क्वेश्चन को हम करते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। तो हम क्या कहते हैं कि जितने इक्विवेलेंट होंगे K2Cr2O7 के, उतने ही इक्विवेलेंट होने चाहिए H2S के। एंड इक्विवेलेंट का रिलेशन मोल्स के साथ क्या रहता है? इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू n फैक्टर, which will be equal to moles of H2S into its n factor. Moles K2Cr2O7 के हमें कैलकुलेट करने, तो let's consider it n. n factor K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में होता है 6, moles H2S के दे रखे हैं 1, एंड यहाँ पे देखो एक चीज मेंशन कर रखी है कि H2S कन्वर्ट हो रहा है S में, मतलब -2 से जा रहा है 0 में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया? 2 का। तो n फैक्टर क्या हो गया? 2. तो मोल्स विल बी 2/6, दैट इज 1/3. तो करेक्ट आंसर शुड बी C in this case. Moving on to the next question, which one of the following compounds can act as both oxidizing and reducing agent? अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों अपने को पता लगाना है। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? जो अपने मॉडरेट ऑक्सीडेशन नंबर पे होंगे, मतलब ना मैक्सिमम ना मिनिमम, बीच वाले जो होंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे कि किसकी तरह एक्ट कर सकता है? बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। HNO3 में अगर हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें इट्स +5, SO2 में +4, SO4 में +6 एंड H2S में -2। नाइट्रोजन, सल्फर और इस केस में भी सल्फर, ये इसकी मैक्सिमम है नाइट्रोजन की, ये भी सल्फर की मैक्सिमम है और ये सल्फर की मिनिमम है। अगर देखा जाए मॉडरेट वाला कौन सा आ रहा है? SO2, तो आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब जहां पे ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में से सिर्फ एक ही चीज हो रही हो, दोनों चीजें साथ साथ ना हो रही हो। तो अब इस केस में देखो S8 में सल्फर इज 0, -2 एंड इस केस में आएगा +2। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। कौन से टाइप का रेडॉक्स है? डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है। Mg0 N2 0, Mg3 +2 एंड -3। मैग्नीशियम का हुआ ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन का हुआ रिडक्शन, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। KClO3, KCl +1 +5 -2 -1 एंड 0। अगेन ये क्या है? एक रेडॉक्स रिएक्शन। और लास्ट देखते हैं CaCO3। अब कैल्शियम कार्बोनेट, CaO और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें देखो कैल्शियम +2 ही आएगा, कार्बन +4, ऑक्सीजन -2, सेम वही चीज आएगी, +2 -2 +4 -2। अगर देखो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है इस केस में, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आ रहा है तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपके लिए? डी। फिफ्टी-फोर्थ क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर? अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा हो उसमें दे रखा है पोटेशियम परमैंगनेट इज अ सेल्फ इंडिकेटर, दैट इज आंसर शुड बी MnO4-। Next question, incorrect boiling point of water is 373 Kelvin, 100 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करो या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो A, B और C ऑप्शन हो जाएगा। आंसर कौन सा नहीं होगा? D। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? D हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एन एलिमेंट हैविंग टू आइसोटोप्स, तो दोनों आइसोटोप्स दे रखे हैं. अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर एक का परसेंटेज 80 है तो दूसरे का कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 20. तो अगर हम लोग को एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है इस केस में, तो 80 into 10 plus 15 into 20 divided by 100, that is 800 and 300, 1100. So answer will be 11U. B आ जाएगा. The moles of CO2 gas obtained at STP. अब देखो रिएक्शन यहाँ पे पता होना चाहिए आप लोगों को. अगर हम रिएक्शन लिखें इस केस में, तो CH4 plus O2 will give CO2 and H2O. इस रिएक्शन को अगर बैलेंस किया जाए तो देखो ऑक्सीजन कार्बन ठीक है 4, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2. तो रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड. अब इस रिएक्शन से देखो हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारे पास 1 मोल CH4 हो तो वो 2 मोल O2 के साथ रिएक्ट करेगा और 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करेगा. क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास 32 ग्राम मीथेन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है. तो अगर मोल्स हम निकालें 32 अपॉन में 16 दैट इज 2 मोल, एंड इस केस में 32 अपॉन में 32 दैट इज 1 मोल. सबसे पहला काम लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करोगे. लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मोल्स को डिवाइड करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से. तो अब अगर देखा जाए लेस वैल्यू किसके लिए आ रही है O2, तो O2 विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट. सो O2 विल टेल अस हाउ मच CO2 इज ऑब्टेन्ड. तो O2 अगर हमारे पास मोल्स ही निकालना तो डायरेक्टली करते हैं. अगर 2 मोल्स O2 होता तो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होना चाहिए था, बट अपने पास कितना है 1, तो ये कितना बनना चाहिए फिर 0.5. आंसर विल बी A 0.5. The law of multiple proportion is not valid. अब मल्टीपल होने चाहिए. तो इसमें जो आप लोग के पास पेपर आया होगा उसमें C2He नहीं होगा, ये होगा C2H4 कर देते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो H2O H2O2 सेम एलिमेंट्स, यहाँ भी सेम एलिमेंट्स, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए ना, यहाँ पे भी एलिमेंट्स क्या है सेम. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका C. इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम बोला था ये डाल्टन ने. एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज आल्सो करेक्ट. कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, दैट इज आल्सो करेक्ट. तो इनकरेक्ट बचा ये वाला, एक बार पढ़ भी लेते हैं. एटम्स आर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. बिल्कुल नहीं, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ये बोला था डाल्टन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ 2 मोल्स ऑफ N2 एंड 3 मोल्स ऑफ H2 आर मिक्स्ड टुगेदर. ठीक है, रिएक्शन करा रहे हैं हम यहाँ पे N2 और H2 का. तो N2 H2 विल गिव NH3. पहला काम रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं, ये 2 ये 3. अब देखो इसके मोल्स जो आप लोग को दे रखे हैं, ये दिया है 2 मोल्स N2 एंड 3 मोल्स H2. अब फिर से दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो सबसे पहला काम लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करते हैं. लिमिटिंग रिएजेंट के लिए फिर वही काम, मोल को डिवाइड करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से. ये आया 2, ये आया 1. लेसर वैल्यू इज फॉर हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट. तो पहला ऑप्शन तो यहीं पे गया. दूसरा ऑप्शन 1 मोल ऑफ NH3 विल बी फॉर्म्ड. सी इफ अगर हमारे पास 3 मोल होता हाइड्रोजन का तो 2 मोल बन रहा था NH3 का. तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि NH3 कितना बनना चाहिए, फिर NH3 कितना बनना चाहिए था, यहाँ पे 2 मोल बनना चाहिए था. बट यहाँ पे क्या दिया है 1 मोल, तो ये वाला भी क्या हो गया गलत. हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, सही. अभी हमने निकाला हाइड्रोजन लिमिटिंग है. N2 H2 both are limiting reagent, that is also incorrect. So correct option should be C. वॉल्यूम दी है, मोलैरिटी दी है, वी हैव टू कैलकुलेट मोल्स. तो अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, दैट इज 0.2 इंटू 0.5, ये आ जाएगा 0.1. आंसर शुड बी A. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी दी है
मोलालिटी पूछिए। देखो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसी फॉर्मूले से करो, ज्यादा आसान पड़ता है। मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन में 1000 इंटू डेंसिटी माइनस m इंटू एम डैश। यहाँ पे हम m डैश किसको बोल रहे हैं? मोलर मास को, और m क्या है? मोलारिटी। सो इस फॉर्मूले में बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाना चाहिए ये 1 मोलर। एक बार करके भी देख लो। 1000 इंटू मोलालिटी इज गिवन 1 मोलर, 1000 डेंसिटी इज 1.12 माइनस 120 इंटू 1, तो ये आएगा 1000 अपॉन में 1000 ही आ जाएगा। तो आंसर कितना आना चाहिए इसके लिए? 1 आना चाहिए। Which of the following compounds of phosphorus have maximum oxidation state? निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो PH3 -3, H3PO3 यहाँ पे आ जाएगा +3, H4P2O7 1410 ये आ जाएगा +5, और इस केस में आ जाएगा 12 और ये +4। तो मैक्सिमम होता है +5, किस केस में आ रहा है? H4P2O7, so answer should be H4P2O7. Which of the following is not a disproportionation reaction? Disproportionation में क्या होता है? एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन होना चाहिए। तो आप देखते हैं इस केस में H2O2 -1 से जा रहा है -2 एंड 0, तो इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। Cl2 0 +1 and -1, again disproportionation reaction. Fluorine -1 एंड इस केस में भी -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हम हमेशा क्या मान के चलते हैं? -1 ही मान के चलते हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में रिडॉक्स है, रिडॉक्स की बैलेंसिंग दी है। बैलेंसिंग किसी भी मेथड से कर सकते हो, जिस भी मेथड में कंफर्टेबल हो, आयन, इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन नंबर। हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर से एक बार ट्राई करते हैं। तो MnO4 माइनस है, Br माइनस, Mn2 प्लस एंड Br2। MnO4 माइनस मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7, Mn2 प्लस में 2 -1 एंड 0। तो यहाँ पे अगर चेंज देखिए, +7 से +2 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज, -1 से 0 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो इस वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, जिस नंबर से कर रहे हो उसी नंबर को ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट से भी किया जाता है। यहाँ 5, अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं 5/2, ऑक्सीजन 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4H2O, हाइड्रोजन 8, तो 8H+। बट अब ये फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16H+, 2 MnO4 माइनस, 10 Br माइनस, 2 Mn2 प्लस, 5 Br2 एंड 8 H2O। तो अब MnO4 माइनस का कोएफिशिएंट कितना हो गया? 2, तो 2 है, तो ये वाला ऑप्शन हटा दो। Br माइनस का कोएफिशिएंट इज 10, तो ये और ये हो गया, ये वाला ऑप्शन गया। H प्लस का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? 16, तो आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, करेक्ट ऑर्डर पूछा है वेवलेंथ का। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है इंफ्रारेड, देन विजिबल एंड देन यूवी, सो आंसर विल बी ए। काइनेटिक एनर्जी पूछी है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये फॉर्मूला अगर आप लोग को याद हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट, वेयर H is Planck's constant, न्यू is frequency of incident radiation and न्यू नॉट is threshold frequency। अब इस केस में देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 3 दे रखी है, H हम ले लेते हैं 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, 10 टू द पावर 4 माइनस 10 टू द पावर 3।
तो दिस विल बी 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. 10 इसमें से अगर हम कॉमन लें, 10 की पावर 3 कॉमन लिया तो ये आया 10 माइनस 1, दैट इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 9. सो आंसर इसका आ जाना चाहिए ये 5 पॉइंट समथिंग वाला. सो 5.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल. प्लेनर में क्या होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन या तो sp सारे कार्बन का या sp2. तो अब ये देखो, ये तो एलीन है, एलीन्स में तो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं आएगा, तो ये वाला तो हटा देते हैं. यहाँ पे ये sp3, ये भी sp3, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ. आंसर क्या आना चाहिए ऑटोमेटिकली? सेकेंड वाला cn. cn क्या होता है? c ट्रिपल बॉन्ड n. तो कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड ओनली. नंबर ऑफ सिग्मा टू पाई इन प्रोपाडाइइन. तो इसका आंसर प्रोपाडाइइन की अगर हम बात कर रहे हैं, अब इस केस में देखो, अगर हम सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की बात करें, सिग्मा बॉन्ड कितनी है? यहाँ पे 2 सिग्मा हुई, एक सिग्मा और फिर से 2 सिग्मा, एक पाई और एक पाई. तो पाई है टोटल 2 एंड सिग्मा 2, 3, 4, 5, 6. तो रेशियो क्या आ जाएगा सिग्मा इज टू पाई का? 6:2, दैट इज 3:1. सो आंसर विल बी B 3:1. नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखो, जो एक क्वेश्चन आप लोग के पास आया होगा इसमें करेक्शन हो गया होगा. ये ऑप्शन 4 की जगह होना चाहिए, इस केस में 3 आएगा. तो जो आप लोग के पास पेपर होगा उसमें ये 4 नहीं होगा, ये 3 होना चाहिए. तो अब इस केस में देखो, हम बात कर रहे हैं आइसोपेंटेन. आइसोपेंटेन मीन्स CH3 दिस इज आइसोपेंटेन. अब इसमें कितने टाइप्स के हम लोगों को कार्बन दिख रहे हैं, हाइड्रोजन दिख रहे हैं? देखो, ये वाला है 1 डिग्री, ये वाला भी है 1 डिग्री, ये वाले भी है 1 डिग्री. तो 6 तो हाइड्रोजन अपने को 9 हाइड्रोजन अपने को कितने दिख रहे हैं? 1 डिग्री. ये है 3 डिग्री और ये वाला है 2 डिग्री. सो ओवरऑल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन. सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है इस केस में. मिनिमम वेव नंबर पॉसिबल फॉर स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज. वेव नंबर मिनिमम, सबसे पहले रिडबर्ग की इक्वेशन कट लिखते हैं. क्या होता है? न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन में n1 माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर. ये फॉर्मूला हो गया. अब इस फॉर्मूले में हमें डायरेक्टली वेव नंबर निकालना है. वेव नंबर और बामर सीरीज, इनमें पूछा, देखो क्या पूछा गया? मिनिमम वेव नंबर. मिनिमम वेव नंबर मतलब एनर्जी का रिलेशन किया ही है. एनर्जी क्या होती है? E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, और व्हाट वी कैन से hc न्यू बार. तो मतलब एनर्जी और न्यू बार का क्या है? डायरेक्ट रिलेशन. अगर मिनिमम एनर्जी पूछे, मिनिमम वेव नंबर पूछा, तो मतलब मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए. मिनिमम एनर्जी कौन से ट्रांजिशन में होगी? बामर के लिए n1 तो हमेशा क्या होगा? 2. n2 क्या होना चाहिए? फिर 3 होना चाहिए. तो मिनिमम एनर्जी वाला ट्रांजिशन ये वाला आएगा. तो इसके लिए अगर हम वैल्यू सारी की सारी रखें, अगर इसकी वैल्यू रख दे 109,677 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, इसकी जब वैल्यूज कैलकुलेट करोगे इसका आंसर आ जाएगा 15233 सेंटीमीटर इनवर्स. डायरेक्टली ये न्यू बार निकालना है. ठीक है, इसमें इनवर्स नहीं करना. इनवर्स करते हैं हम वेव लेंथ के लिए, ना कि वेव नंबर के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो V के साथ दिया है, V के साथ दे रखा है, तो मास आना चाहिए. इसमें मास नहीं, इसमें भी मास नहीं. ये वाला मास वाला दिख रहा है 4 पाई m. ये 2 पाई नहीं होता, 4 पाई होता है. तो आंसर क्या हो गया इसका? B. Which of the following set of quantum number is not possible? तो सारे एक एक करके देखते हैं क्वांटम नंबर्स कौन सा सही है कौन सा गलत है.
सबसे फर्स्ट केस में देखो n3 है, अगर n3 है तो l2 हो सकता है, l हमेशा n से छोटा होना चाहिए, तो n3 l2 हो सकता है, l2 m-2 हो सकता है, s प्लस हाफ ये सही है, 4 0 0 माइनस हाफ करेक्ट, 2 -1 0 प्लस हाफ करेक्ट। अब यहाँ पे 2 -1 अच्छा ये गलत है, -1 दे दिया। l की वैल्यूज पॉजिटिव ही होती है, 0 से लेके n-1 तक बात करते हैं, नेगेटिव में नहीं जाता, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए सी हो जाएगा। The sum of oxidation number in carbon suboxide. Carbon suboxide is C3O2. जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, C3O2. This is carbon suboxide. बीच वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, this is +2 and this is also +2. तो टोटल इज 2 + 2 + 0 4. तो आंसर इज 4. डिस्प्रपोर्शनेशन कैन नॉट बी शोन बाय। अगेन डिस्प्रपोर्शनेशन कौन से एलिमेंट्स दिखा सकते हैं, जो मॉडरेट ऑक्सीडेशन नंबर में हो, ना मिनिमम ना मैक्सिमम। तो अगर इसमें से कोई अपने मैक्सिमम या मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे प्रेजेंट है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब इस केस में हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, +1 +7 +5 and +3. Maximum is in case of ClO4 minus, or ClO4 minus cannot show disproportionation reaction. Significant figures का incorrect पूछा है. There are meaning digits which are known as correct statement है पहला वाला, zeros preceding first non-zero. Preceding नहीं होना चाहिए, succeeding वाले को हम significant मानते हैं, preceding वाले को नहीं मानते, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका B हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसिडर स्टेटमेंट अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ये ध्यान रखना है। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सही है वाला स्टेटमेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, गलत है। वेवलेंथ से कोई भी रिलेशन नहीं होता। फोटो करंट या फिर इंटेंसिटी क्या बोल सकते हो, इंटेंसिटी का असर पड़ता है, वेवलेंथ का नहीं पड़ता, तो दिस इज इनकरेक्ट। वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन ऑफ पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम की अगर बात करी जाए तो वर्क फंक्शन देखो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है। तो सोडियम और पोटेशियम में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी कम होनी चाहिए, पोटेशियम की कम होनी चाहिए, सोडियम की ज्यादा होनी चाहिए। तो वर्क फंक्शन सोडियम का ज्यादा और पोटेशियम का कम, तो ये वाला सही है, ए वाला सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। If electron in hydrogen atom is excited from first orbit to second orbit, then wave number of radiation absorbed in the process. देखो इस वाले को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पहला क्या किया जाए, एनर्जी निकाली जाए, फिर एनर्जी से वेव नंबर निकाला जाए, या फिर रिडबर्ग की इक्वेशन यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो रिडबर्ग की इक्वेशन को ही यूज करके कर लेते हैं। न्यू बार क्या था, r z² 1 n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में देखो मेंशन कर रखा है एक्साइटेड फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, मतलब n1 तो क्या हो गया 1, n2 क्या हो गया 2, और r की वैल्यू अपने को पता है 109677 है। इसके लिए वैल्यूज रखो, कैलकुलेट करोगे, आंसर इसका आ जाना चाहिए 82257.7 सेंटीमीटर इनवर्स। Which quantum number gives information about spatial orientation? Spatial orientation के बारे में कौन बताता है अपने को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कि 3 डायमेंशनल में किस तरीके से ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट है, ये हमें बताएगा मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो आंसर विल बी डी। वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 3000 मीटर, एनर्जी ऑफ 1 मोल। तो यहाँ पे 1 मोल के लिए निकालना है, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल टू NHC बाय लैम्डा। N की वैल्यू हम 1 मोल के लिए रख देंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। HC को चाहो तो शॉर्ट में करके वो वाले भी कर सकते हैं हम, 20 इंटू 10 टू द पावर -26 अपॉन में लैम्डा, लैम्डा इज गिवन 3000 मीटर। तो आंसर अगर देखा जाए 23 ये 2 तो 4 समथिंग, कुछ 4 तो सब में ही दे रखा है, पावर को देख लेते हैं फिर। 23 माइनस 26 हो जाएगा ये 10 टू द पावर -3, और ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा -2, तो -5 वाला।
तो मतलब आंसर क्या होना चाहिए इसका, ए होना चाहिए 4 into 10 to the power -5 joules। 81 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज इनकरेक्ट। फिर से क्वांटम नंबर से पूछा गया है क्वेश्चन। देखो n अगर 4 है तो L2 हो सकता है, L2 है तो m-2 हो सकता है। ये वाला केस अगर देखो n क्या है 2, L1 ये वाला भी हो सकता है। अगर L1 है तो m-2 नहीं हो सकता, m क्या होना चाहिए -1, 0 या +1 इस रेंज में आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एक्सप्लेन बाय विच एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन यही सब समझाते हैं, बाकी दोनों तो पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करते हैं, तो इसलिए आंसर इसका ए आ जाएगा, इंटरफेरेंस। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स अगेन, तो Cn को ओपन करके इसको हम लिख देंगे C ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, मतलब यहाँ पे भी सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं। तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन के लिए 3 सिग्मा हो गई, ये एक और सिग्मा हो गई, यहाँ पे फिर से एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, फिर से 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 1 and 1, टोटल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। तो 13 सिग्मा आई हमारे इस केस में। फिर पाई देखें तो 1 2 एंड यहाँ पे 2, तो टोटल 4, तो 13 सिग्मा एंड 4 पाई, आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक में कोई और एटम होना चाहिए अदर देन कार्बन, तो आंसर क्या हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, एरोमेटिक इज pyridine, तो आंसर इज बी। आइसोब्यूटाइल ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज, आइसोब्यूटाइल में क्या होना चाहिए कि जिस कार्बन से चेन जुड़ रही है वो कार्बन 2 अलग अलग से, यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है CH3 CH CH3 CH2, ये वाला जो ग्रुप है इसको हम क्या कहते हैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ये वाला ग्रुप अपने को कहां दिख रहा है, अगर देखा जाए तो इस केस में आ रहा है, तो दिस आंसर शुड बी बी। टू एस ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर पूछा है, तो देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो करते हैं बोर की रेडियस वाला फॉर्मूला ही अगर आप लोग को याद है उसी से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो एनर्जी है वो देखो -z² और n², ये ऑल्दो सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है बट मैं इसे समझा रही हूँ बस आपको ताकि समझ में आए। एनर्जी और z के बीच में अगर रिलेशन देखा जाए, किस तरीके का रिलेशन है, इसमें इनवर्स रिलेशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या वैल्यू है -z वैल्यू है, मतलब अगर z बढ़ता जा रहा है तो एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा z किसके लिए आएगा, पोटेशियम के लिए आएगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, मतलब उसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबसे कम। और खुद सोचो अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, न्यूक्लियस ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उन ऑर्बिटल्स की। तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, तो आंसर विल बी ए। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Mn3+ आयन। अब देखो Mn3+ में बात करें, मैंगनीज की पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आर्गन 3d5 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो Mn3+ की हो जाएगी आर्गन 3d4, और ये सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहेंगे 1 2 3 and 4, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 4, आंसर इज सी। Wavelength of photon emitted during transition from n = 5 to n = 2 in hydrogen atom is,
इसको फिर से रेडबर्ग से करना चाहो रेडबर्ग से कर लो, बोर से करना चाहो बोर्स इक्वेशन से कर लो, दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। हमने पहला वाला रेडबर्ग से किया था, तो ये वाला एक बार बोर से करके देख लेते हैं। तो एनर्जी डेल्टा ई, एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांजिशन क्या होगी? 13.6 z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस केस में n1 की वैल्यू हम रखेंगे 2, n2 की वैल्यू हम रखेंगे 5, n1 लोअर ऑर्बिट, n2 हायर ऑर्बिट। इससे वैल्यू आ जाएगी डेल्टा ई की। फिर निकालना क्या है? वेवलेंथ निकालना है। तो एक हमने शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ा था, जब भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू 12400 बाय लैम्डा, या लैम्डा इज इक्वल टू 12400 बाय डेल्टा ई। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, या फिर वही रेडबर्ग की इक्वेशन यूज करेंगे, 1/लैम्डा इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। दोनों से आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 433 नैनोमीटर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज IUPAC ऑफ द गिवन कंपाउंड। देखो ये वाला ग्रुप क्या है? 1 2 2 कार्बन वाला मतलब इथाइल ग्रुप है ये, एंड 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 दिस इज ब्यूटाइल ग्रुप। तो नंबरिंग उस तरीके से की जाएगी जहां पे अल्फाबेटिकली पहले वाला ग्रुप आए। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है? ब्यूटाइल और इथाइल में अगर देखा जाए तो ब्यूटाइल, तो इसको नंबर 1 दे देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो इट शुड बी 1 ब्यूटाइल एंड 3 इथाइल साइक्लोपेंटेन। तो आंसर इसका हो जाएगा ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनल एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड, ये दोनों क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल। इस क्वेश्चन में भी देखो जब आपके पास आया होगा तो ये SH नहीं होगा, ये होगा SH माइनस, ठीक है। तो अब BF3, B2H6, AlCl3, these three are electron deficient species। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं वो क्या होती हैं? ल्यूइस एसिड्स होती हैं। यहाँ पे ल्यूइस एसिड्स हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेंगे, किसकी तरह काम कर सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो डोनेट करता है, कौन डोनेट कर सकता है यहाँ पे? SH माइनस। तो आंसर शुड बी सी। IUPAC नेम अगेन, देखो यहाँ पे जो NH2 है ये तो एनिलीन वाला ग्रुप हो गया, तो नंबरिंग इसको 1 देंगे, 2 3 एंड 4 5 एंड 6। तो फोर्थ पोजीशन पे इथाइल है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लिखोगे तो पहले 4 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल एंड एनिलीन। तो आंसर शुड बी ए। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, ये रिएक्शन हमने अभी पहले भी किया था, ये बी वाला किया था, ये नॉन रेडॉक्स है, यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन हो रहा था ना रिडक्शन हो रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। इसी टाइप का क्वेश्चन एक पहले और भी था। बैलेंसिंग अगेन, Cr2O7 2 minus and SO3 2 minus। इस क्वेश्चन में देखो क्रोमियम इज +6 +3, तो जो इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है वो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, बट एक क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने क्रोमियम थे? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज। सल्फर +4 एंड +6, तो सल्फर में आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, एक ही सल्फर है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो इस वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आया तो हमने यहाँ पे भी 3 लगा दिया। अब इसके बाद अगर बात किया जाए ऑक्सीजन पे आएंगे, बाकियों को भी बैलेंस करेंगे, बट अगर रेशियो देखो यहाँ पे किसका पूछा है? ये Cr2O7 2 माइनस होना चाहिए। तो अब अगर रेशियो अगर हम देखें तो क्या आ रहा चाहिए? ये 1 और ये 3, तो आंसर वैसे क्या हो जाएगा? 1:3 ही हो जाएगा।
तो ये तो 1:3 आ जाएगा, बट अगर इसको करना जो बैलेंस तो और किया जाएगा आगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितना है 12। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, H2 ऐड करेंगे। फिर उसके बाद एसिडिक मीडियम दे रखा है अगर, तो H+ को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड किया जाएगा। तो ये फर्दर और आगे बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मोल फ्रैक्शन दे रखा है सॉल्यूट का, 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन NaOH है। सी मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है सॉल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब 1 मोलल बोल दिया, तो एक मोलल का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल NaOH है इन 1 kg वाटर। एक्वा सॉल्यूशन है तो 1 kg वाटर हो गया। तो मोल्स तो हमारे पास NaOH या सॉल्यूट के आ गए, इसका मास आ गया 1000 ग्राम। इसको डिवाइड कर देंगे 18 से तो 55.55 मोल्स आ गए किसके, वाटर के। तो अब मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है अपने को NaOH का, तो 1 अपॉन में 1 प्लस 55.55, दैट शुड बी 1 अपॉन 56.55। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डेंसिटी का क्वेश्चन है। अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले से कर लेना है इस क्वेश्चन को। तो वही वाला फॉर्मूला चलेंगे हम, मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन 1000 डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास। ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे और इस फॉर्मूले से जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 1.32 मोलर वाला आएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस विल बी मैक्सिमम। किस केस में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगी, रिएक्शन है कार्बन का को बर्न कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, तो C+O2 विल गिव CO2। तो देखो अगर 1 मोल CO2, 1 मोल कार्बन है तो 1 मोल CO2 ऑब्टेन होगी। 1 मोल मतलब कितना कार्बन हो गया, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन से देख रहे हैं। और ऑक्सीजन कितनी चाहिए अपने को, 32 ग्राम। अब अगर एक्सेस में है तो पूरा का पूरा कार्बन कंज्यूम हो जाएगा और क्या बन जाएगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, मतलब 44 ग्राम क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगी। अब दूसरे केस में बोला है 2 मोल, मतलब कार्बन का मोल बढ़ गया, कितना हो गया ये 24 ग्राम हो गया। ये कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 48 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब 48 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन बोला तो इसके पहले अगर हम मोल्स निकाल लें, 48 अपॉन में 32 निकाल ठीक है। तो अब अगर इस केस में देखोगे तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, ये कितना लिया था हमने, 32 ग्राम्स लिया था, ये कितना दिया है अब 48 को हमने डिवाइड किया 32 से, तो ये आ जाएगा मोल्स इसके, ये आ जाएगा अपने पास 24 और छोटा छोटा ही काट देते हैं, 16 हो गया, 12 हो गया, 8 हो गया, या क्या बोलोगे इसको, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, 6 और 4 या 3 या 2, मतलब घूम फिर के कितना आया 1.5 मोल। तो इसके 1.5 मोल आ गए, इसके 2 मोल आ गए। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा इस केस में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ इफ ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, अगर 1.5 है तो ये भी 1.5 ही बनेगा, मतलब ज्यादा मोल CO2 का प्रोड्यूस हो रहा है। तीसरे वाले केस में अब देखो ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया, अमाउंट अगर ऑक्सीजन का कम हो गया तो लिमिटिंग रिएजेंट अब क्या है यहाँ पे, फिर से ऑक्सीजन ही हो जाएगा। तो ये वाला भी नहीं होगा, आंसर यही होना चाहिए, फिर बी वाला होना चाहिए। 2 मोल कार्बन बर्न्स विद 48 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर, जिसके वजह से यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है minimum quantity of H2S required to precipitate, okay,
तो यहाँ पे देखो प्रेसिपिटेशन कराना है हमें Mn2 प्लस H2S, तो मिल जाएगा यहाँ पे MnS एंड 2H प्लस। ये रिएक्शन हो जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। मैंगनीज का एटॉमिक मास होता है 55, H2S का यहाँ पे दे रखा है, अच्छा इसका 0.2 मोल दे रखा है, तो मोल से ही कर लेते हैं। 1 मोल अगर Mn2 प्लस है, अगर 1 मोल Mn2 प्लस है तो वो 1 मोल H2S के साथ रिएक्ट कर रहा है। 1 मोल ऑफ Mn2 प्लस इज रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ H2S, तो यहाँ पे 0.2 मोल रिएक्ट कितने के साथ करेगा, 0.2 मोल के साथ करेगा। फिर वेट निकालना है अगर अपने को H2S का, तो 0.2 इनटू कर देंगे सल्फर 32, हाइड्रोजन ये तो 34, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.8 ग्राम। तो आंसर विल बी सी, 6.8 ग्राम। XY प्लेन इज नोडल प्लेन फॉर, देखो dxy की अगर बात करें तो dxy मतलब xy प्लेन पे ही इलेक्ट्रॉन के मिलने की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये वाला तो नहीं होगा। dx स्क्वायर y स्क्वायर में xy नहीं आता, दो प्लेन्स आते हैं जो कि एक दूसरे को x एक्सिस और y एक्सिस को 45 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये वाला भी नहीं होगा। dz स्क्वायर में नोडल प्लेन होता ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, dxz। इसके पास दो नोडल प्लेन आएंगे, एक xy वाला और दूसरा xy वाला और दूसरा y और z वाला। एंड लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है विच ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन इन द इज फॉलोइंग हुन्स रूल। तो हुन्स रूल में देखो हमने क्या बोला था कि पहले एक एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, एक एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद ही पेयरिंग होगी। तो यहाँ पे फुलफिल्ड है, ठीक है, यहाँ पे एक गया, यहाँ पे एक भी नहीं है। यहाँ पे देखो दोनों इलेक्ट्रॉन को पेयर करा दिया, यहाँ भी दोनों इलेक्ट्रॉन को पेयर करा दिया, जबकि अभी ये वेकेंट स्पेस है। यहाँ पे इसका स्पिन क्या हो गया, चेंज हो गया। सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये ध्यान रखना है, स्पिन अलग अलग नहीं होना चाहिए। And that's it for today. Thank you.